अगस्त सीरीज की धमाकेदार शुरुआत। निफ्टी 4 मई के बाद 17,000 के पार। 17 जून के निचले स्तरों से निफ्टी और सेंसेक्स ने दिए 11% के रिटर्न। फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर्स में जोरदार तेजी। चीन में रियल एस्टेट को राहत पैकेज से निफ्टी मेटल इंडेक्स में 3% का उछाल। टाटा स्टील में सबसे ज्यादा 8% की तेजी। आईटी और ऑटो सेक्टर्स भी 2% से ज्यादा ऊपर। शानदार नतीजों के दम पर एसबीआई लाइफ में शानदार तेजी। 8% की मजबूती के साथ ही एफएनओ का टॉप गेनर। कंपनी का न्यू बिजनेस प्रीमियम 67% बढ़कर 5,590 करोड़ रुपए पहुंचा। अच्छे रिजल्ट के बाद टीवीएस मोटर्स में भी 6% से ज्यादा का उछाल। कंपनी का मुनाफा 5 गुना बढ़कर 320 करोड़ पहुंचा। मार्जिन में भी दिखा तगड़ा सुधार। आ जाएंगे निफ्टी की 4 कंपनियों एचडीएफसी, सन फार्मा, सिप्ला और एनटीपीसी के नतीजे। पहली तिमाही में 30% बढ़ सकता है एचडीएफसी का मुनाफा। ब्याज आय में भी 11% की बढ़त संभव। और सिंगापुर के साथ साथ अब भारत में भी होगा एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर्स का कारोबार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गिफ्ट सिटी में उद्घाटन करेंगे। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की भी होगी शुरुआत। तो आज के मेहमान, जैसा आपको मालूम है कि हमारे साथ मानस अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। मानस, निफ्टी क्या 115 पॉइंट अभी भी तेजी, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा थक रहा है क्या? तो देखिए नीरज जी, पहले भी हमने आउट परफॉर्मेंस देखा था बैंक निफ्टी में, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग पहले देखने को मिली। हो सकता है निफ्टी में भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन देखिए ये अभी भी ट्रेंड रिवर्सल के साइन नहीं है। हो सकता है निफ्टी आपको वापस 16,950 के आसपास आने की कोशिश करे, लेकिन मेरा समझना है कि अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं, और स्पेशली जब तक 16,800 के नीचे निफ्टी ना फिसले तब तक जो मैं समझता हूँ कि जो ट्रेंड है वो बुलिश रहेगा और गिरावट पे खरीदारी करने के मौके हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा गिरावट बढ़ सकती है, शायद आपको 36,500 तक के स्तर देखने को मिले, लेकिन उसके नीचे अगर आप बात करिए तो 35,500 से लेकर 35,700 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की राय रहेगी, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा जब डिप मिले तभी आप बैंक निफ्टी में स्टॉक्स में खरीदारी करिए। तब आप अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव लगता है और ऊपर की तरफ शायद 38,200 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ठीक ठाक करेक्शन मिले तभी खरीदारी करें। तो मानस, ये कह सकते हैं कि ये बॉटम आउट नहीं हुआ है, बेयर मार्केट रैली है? नहीं, मैंने जो मेन ट्रेंड है वो बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो बुलिश है। मेरा कहना केवल इतना है कि क्योंकि हमने एक रैली देखी रिसेंटली, तो उसका एक जस्ट एक करेक्शन है जो आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है। जो मेन ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश बना हुआ है। मेन ट्रेंड अभी बुलिश बना हुआ और 100 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी 17,031 पे अभी भी ट्रेड कर रही है। फटाफट चलिए सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। गौरव अरोड़ा हमारे साथ हैं गाजियाबाद से। गौरव, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास 90 शेयर्स हैं भारतीय एयरटेल के एट द रेट ऑफ 588, और मैं ये उसमें अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करना चाहता हूँ। मुझे लेवल जानने, कब बेचूं और कब दोबारा खरीदूं। ओके। मानस, भारतीय एयरटेल इन्होंने जिस प्राइस पे खरीदे वहां से इनको करीब 84 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है। क्या इस स्तर पे बेच लें या थोड़ा ज्यादा मुनाफा हो सकता है तो वेट करें? देखिए, मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो 680 से लेकर 700 रुपए पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है भारतीय एयरटेल में, और जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो कोई बहुत बड़े मूव की उम्मीद मत करिए। तो अगर 700 रुपए के ऊपर निकले तब फिर से फ्रेश खरीदारी करिए, लेकिन अभी ठीक ठाक प्रॉफिट आ रहा है तो मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट बुक करना बेहतर रहेगा। ओके, तो अभी थोड़ा वेट करिए। एक और सवाल लेते हैं। हमारे साथ जो कॉलर अभी जुड़ नहीं रहे तब तक। अच्छा, फिर गौरव, मानस, हमें टाटा स्टील पे कॉल चाहिए। स्टॉक 7-8% ऊपर है। चाइना की खबर थी कि वहाँ पे रियल एस्टेट के लिए पैकेज आया तो आयरन ओर उछल गया, सब उछल गया, और स्टील के पूरे सेक्टर में तेजी। तो क्या इसमें से टाटा स्टील या कोई और स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है? देखिए, मेटल क्षेत्र में एक शॉर्ट टर्म रैली देखने को मिल रही है। टाटा स्टील ने बॉटम करीब 2 हफ्ते पहले बनाया, उसके बाद हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू किया। अभी 107 रुपए के आसपास चल रहा है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है। आई थिंक पैटर्न को देख के लगता है कि ये 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच कर जाएगा और शायद 115 से लेकर 117 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इस क्षेत्र पे खरीदारी करनी है करंट लेवल्स पे, तो आई थिंक अब जिंदल स्टील पे ध्यान देना चाहिए। जिंदल स्टील ने हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया है, 52 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, और अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप 410 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं 378 के स्टॉप लॉस के साथ। तो जेएसपीएल में आप ध्यान रख सकते हैं।
अंजलि बत्रा ने ट्विटर पे 2-3 सवाल भेज दिए हैं, उसमें से 1-2 सवाल उनके तो मैं ले लेता हूँ। कोल इंडिया 50 शेयर है इनके पास 195 पे, क्या करना चाहिए इनको? ये अभी भी स्ट्रेंथ बहुत लगती है, बने रहे स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो पॉजिटिव लगता है। 194 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए। अगर एक पोजीशन टारगेट सेट करने होंगे तो पहला टारगेट तो 220 रुपए के आसपास आता है, लेकिन उसके ऊपर हम बात करें तो आई थिंक 230 232 के लेवल्स भी आप देख सकते हैं। ध्यान रखिए वीकली चार्ट पे स्टॉक तैयार हो गया है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। एक क्वेश्चन और, मदरसन सुमी 65-40 पे 25 शेयर ले रखे हैं। मदरसन में अभी कुछ दिन पहले हमने बाय रिकमेंडेशन दिया था, रिवर्सल के साइन देखने को मिले थे, लेकिन पिछले करीब 5-6 सेशन देखिए तो स्टॉक फिर से कंसोलिडेट होने लगा है। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड बुलिश लग रहा है, रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, इसलिए चांस लेना चाहिए। अपनी पोजीशन में बने रहिए। 123 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें, पोजीशन बनाए रखें। 131 के ऊपर निकलेगा तो फिर से रैली रिज्यूम होगी और उस केस में 142 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। 142 तक जा सकता है संवर्धन मदरसन, जिसका नाम अब बदल गया है, पहले मदरसन सूमी था। मानस, अब हम लोग बातचीत करेंगे एक कंपनी से और उसका नाम है डीबी कॉर्प। कंपनी के नतीजे आए थे और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल जी हैं। गिरीश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक बहुत ही शानदार नतीजे पेश करने के लिए बधाई शुरुआत में ही आपको। थैंक यू। दोनों साइड में, चाहे आप YOY देखें चाहे क्वार्टर देखें, नंबर बहुत ही शानदार है, लेकिन मैं क्वार्टर पे फोकस करता हूं क्योंकि लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड था। तिमाही दर तिमाही भी अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू करीब 500 करोड़ आया है, यहाँ पे 5% की ग्रोथ है, एबिटा में 15% की ग्रोथ है और मार्जिन्स में भी 1.25% की उछाल है और मुनाफा जो है 24% बढ़ के 31 करोड़ हो गया है और इनपुट कॉस्ट भी लेकिन इसी के साथ साथ बढ़ी है। गिरीश जी, इतने बढ़िया नंबर, बल्कि अगर हम देखें तो शायद प्री कोविड लेवल वाले क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी बेहतर दिख रहे हैं, क्या रीजंस थे इसके? देखिए, दो काम मेन हुए हैं। एक तो एडवर्टाइजिंग वापस आना शुरू हो गई है और प्रिंट की क्रेडिबिलिटी की वजह से लोगों का वापस प्रिंट की तरफ रुझान बढ़ा है। हमारे सारे शहर जो भोपाल, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, ये सारे खुल गए हैं, सामने में ग्रोथ है और यही मार्केट है, यही इंडिया है जो वास्तव में ग्रो कर रहा है और उसका हमको एडवांटेज मिल रहा है। सर्कुलेशन वाइज भी देखें अगर आप, तो हमारा सर्कुलेशन भी वापस ग्रो करना शुरू कर रहा है। कोविड में जो हमको 8-10% का नुकसान हुआ था, वो धीरे धीरे अब उसको भी हम अचअप कर रहे हैं। ओके सर, एड रेवेन्यू भी आपका इम्प्रूव होता हुआ दिखा है, लेकिन उसके साथ साथ न्यूज़ प्रिंट की कॉस्ट क्या बढ़ी है, घटी? पिछले क्वार्टर जब हम लोग बात करें तो आप कह रहे थे ये सबसे बड़ी चिंता है, दुखती रग है, क्या हाल है उसका? वो दुखती रग अभी भी दुखी रही है सर। तो क्या हुआ है कि न्यूज प्रिंट में ट्रेन के चलते वो जितना भी रशिया से सप्लाई आता है पूरा रुक गया है और उसके साथ भी जो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में जो प्राइसेस बढ़े हैं पावर के और बाकी चीजों के, उस वजह से भी कॉस्ट में इंप्रूवमेंट हुआ है, मतलब काफी इजाफा हुआ है कॉस्ट में। तो हमारा अभी भी जो समस्या बढ़ी हुई है न्यूज प्रिंट की है, लेकिन एक उम्मीद की किरण दिखी है कि शायद भारत सरकार ये निर्णय लेने वाली है या विचार कर रही है कि जो 5% इम्पोर्ट न्यूज प्रिंट पे ड्यूटी लगती है वो हटाएगी। अगर वो 5% हटा दिया जाता है तो उससे इम्पोर्टेड भी कम होगा और हिंदुस्तानी न्यूज प्रिंट पे भी उसका इम्पैक्ट हमारे को मिलेगा। तो वो एक बड़ा हमारे लिए बेनिफिट जिसे बोलते हैं मिलेगा। फर्दर मोर जो मुझे लगता है कि अगर दुनिया में जैसे जैसे थोड़ा सा अगर कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्ट डाउन होंगे और पावर की प्राइसेस कम होंगे तो न्यूज प्रिंट भी और कम होगा इसमें आगे चल। गिरीश जी, क्या आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन रेट बढ़ाए थे लास्ट क्वार्टर में? लेकिन देखिए, सब्सक्रिप्शन रेट आप कितना बढ़ा देंगे? अगर 5 रुपए का अखबार है आप 5.5 कर देंगे, 5 का अखबार आप 8 रुपए तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए वो आप कंज्यूमर को पास ऑन होने वाली स्थिति नहीं है। ओके, वो बहुत ज्यादा नहीं, एड रेवेन्यू ही मेन रहेगा जिस पे आपका फोकस है। तो लेकिन अगर आप अखबार कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो हमारे पास लगभग 531 करोड़ रुपए का इस वक्त बैंक और कैश बैलेंस हमारे पास है। तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफी स्ट्रांग है। हम लोग हर साल डिविडेंड अच्छा पेमेंट करते हैं। अगर आप 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें हमारा, तो 7% की यील्ड है हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स को। तो वो अब एक कंपनी ने काफी एडवांटेजेस बना रखे हैं। ओके गिरीश जी, चूंकि मैंने सुना कि HUL के संजीव मेहता जी, ये तमाम लोग ये कहते रहते हैं कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड टाइम है, बहुत महंगाई बढ़ रही है, बहुत मार्जिन पे दबाव है, इस तरह की बातें करते हैं तमाम FMCG कंपनी जो बड़े एडवर्टाइजर्स हैं। तो
आपकी लोगों की इनसे डेफिनेटली बहुत बातचीत होती होगी, तो क्या आप लोगों को चिंता दिखती कि आने वाले समय में थोड़ी एडवर्टाइजिंग पे असर पड़ सकता है? देखिए, हमारी एडवर्टाइजिंग की अलग अलग कैटेगरीज हैं, रियल एस्टेट, एजुकेशन, एफएमसीजी। एफएमसीजी हमारे लिए सिर्फ 5% की कैटेगरी है, तो वहां तो वास्तव में है, लेकिन बड़ी कैटेगरीज है, रियल एस्टेट, एजुकेशन, उनमें बहुत बड़ी ग्रोथ है। रियल एस्टेट में तो 50% की ग्रोथ है। आप किसी बिल्डर से पूछिए, सबने भाव बढ़ा लिया पिछले 2 साल में, डिमांड बहुत है, लोगों के पास माल अवेलेबल नहीं है। तो क्या हो रहा है, एजुकेशन और रियल एस्टेट में ग्रोथ है, उससे हमारी बाकी कैटेगरीज मैचअप हो जाती है। रियल एस्टेट में, हाँ, हालांकि रियल एस्टेट में भी थोड़ी चिंता बढ़ेगी सर, ब्याज दर वगैरह बढ़ेगी, लेकिन और ज़्यादा एडवर्टाइजिंग बढ़ाएंगे वो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री क्लियर हो तो और बढ़िया ऑफर। अच्छा, फेस्टिवल सीज़न आने वाला है बिल्कुल, अब वर्ष पे हम लोग खड़े हैं, तो बुकिंग्स और इन्वेंट्रीज तो आप बता सकते हैं हमें कि किस तरीके की है अगले 2-3 महीने के लिए? देखिए, अभी तक जो हमारी एडवर्टाइजर से बातचीत चल रही है, हर आदमी अभी अगले 3 महीने को लेके बहुत उत्साहित है। लोग बोल रहे हैं कि इस बार दिवाली जरा एक्सटेंडेड बनाएंगे, त्योहार पूरे जोश खरोश से मनाएंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड फंसे हुए थे। तो मुझे लगता है इस बार अगस्त के महीने से काफी बाजार में दमदारी आनी चाहिए, लोग खरीदने को तैयार बैठे हैं, तो उसका एक एडवांटेज सभी को, सभी सेक्टर्स को मिलना चाहिए। तो आप लोगों ने कितनी, मतलब हायर प्राइसिंग पे आप बुकिंग कर रहे हैं अगले फेस्टिवल सीजन की जो एक्सटेंडेड आने वाला है? ये देखिए, आपने अब क्या दूसरी दुखती रख पे हाथ रखा। क्या होता है, जो एडवर्टाइजर है वो आपको ऐड तो देने को तैयार होता है और बढ़ा के भी देने को तैयार होता है, लेकिन एकदम से भाव बढ़ा के नहीं देता। तो लेकिन हम लगे हुए हैं, धीरे धीरे कुछ हो जाए उस पर। अच्छा, वो कॉम्बो ऑफर भी कराता होगा कि आप एक साथ 6 जगहों पे 6, 5, 7 एडिशन में करिए, डिजिटल भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए और रेट ये ले लीजिए, ऐसा करते हैं क्या लोग? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, और हम भी उनको प्रोत्साहित करते हैं। देखिए, हमारा और उनका संबंध जो है वो मिला जुला संबंध है। हाँ। कि हम भी चाहते हैं कि उनको हमारे से फायदा हो, क्योंकि अगर उनको हमसे फायदा नहीं हुआ तो हम बार बार कैसे उनको अपने साथ लेके आएंगे। इसलिए हम वो काम करना चाहते हैं जिससे एडवर्टाइजर को फायदा हो और हमारा भी काम चलता रहे। ओके, गिरीश जी, रेडियो कारोबार जो आपका है वो थोड़ा सा म्यूटेड सा लग रहा है मेरे को, कुछ उस पर प्रकाश डालिए। रेडियो में क्या है, लिमिटेशन ये है कि उनके पास लिमिटेड 24 घंटे है, ठीक, लिमिटेड इन्वेंट्री है। अब अगर मान लीजिए सीजन एकदम से बढ़ जाए तो वो 24 के 28 घंटे नहीं कर सकते, रेट से बढ़ा नहीं सकते, तो प्रयास तो पूरा कर रहे हैं कि बढ़िया करें, उनकी रेवेन्यू भी अच्छी हो गई। इनफैक्ट प्री कोविड लेवल पे ऑलरेडी रेडियो वाले आ चुके हैं। मैं, आपने चूंकि रेडियो की बात की है तो मैं डिजिटल के बारे में बात भी करना चाहूंगा। सर, मैं डिजिटल पे आऊंगा सर, उसमें तो मेरे को ज्यादा बात करनी चाहिए, पिछली बार हमने बहुत डिटेल में उससे बात की थी, लेकिन थोड़ा एडवर्टाइजिंग वाला एक और समझ ले, सरकारी विज्ञापनों की क्या स्थिति है सर? तो सरकारी विज्ञापन कुछ स्टेट्स के हमारे साथ अच्छे चल रहे हैं, कुछ स्टेट में भी हमारी परेशानी चल रही है। तो हम सरकारों को मना रहे हैं कि भाई आप हमारे रीडर को क्यों वंचित करना चाहते हैं कि वो आपका जो अच्छे काम आप कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी उसको प्राप्त ना हो। तो बातचीत चल रही है। तो मतलब ये क्या आपका स्पेसिफिक है या सब किसी को नहीं दे रहे हैं वो ऐड? नहीं, कुछ क्या होता है ना कि सरकार की पॉलिसी है, किसी को दो किसी को ना दो, तो किसी को ना दो वाली बकेट में इस वक्त हम हैं। ओके, अब बताइए सर, डिजिटल वाले में हमने जब पिछली बार बात की थी तो आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे और आपने उसमें बहुत हज़ारी हमें चीज़ें बताई थी। पिछली बार से इस वक्त के बीच में क्या चेंजेस किए, और आपने बहुत बड़े कैपेक्स का ऐलान भी किया था, 200-300 करोड़ रुपये शायद मुझे बताए थे कि मैं खर्च करूंगा उस पर, और ये है फ्यूचर का मीडिया। तो वो पिछले 3 महीने से आपके 3 महीने में क्या बदला है? देखिए, डिजिटल में एक बड़ा एडवांटेज ये हुआ है कि हमारा टाइम स्पेंड अब 13 मिनट के ऊपर चला गया है। ओके। तो अब आदमी न्यूज ऐप में, हमारे जो न्यूज ऐप में आ रहा है वो लगभग 13 मिनट हमको रोज देता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ के साथ हमारे 17 मिलियन यानी 1,70,00,000 पाठक जो हैं वो हर महीने हमको डिजिटल में पढ़ रहे हैं। कुछ लोग रोज पढ़ रहे हैं, कुछ हफ्ते में 4 बार पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ रहे हैं डिजिटल के माध्यम से। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया कि सुबह अखबार पढ़ते हैं और दिन भर अपडेशन के लिए डिजिटल में देखते हैं। एक हमको हमारी जितनी भी टीम ने मेहनत की, और मैं इस मौके पे हमारी एडिटोरियल टीम को खास तौर पे धन्यवाद देना चाहूंगा। उन लोगों ने गजब काम किया। देखिए, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी समझते हैं कि मार्केटिंग सेल्स बहुत जरूरी है करना, लेकिन अखबार की जो आत्मा है वो तो जर्नलिज्म है। तो जर्नलिज्म के माध्यम से हमारी टीम ने जो गजब का काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, उसी का नतीजा है कि हमारी डिजिटल में जो स्टिकीनेस है कि जो पाठक आ रहा है वो रोज आ रहा है, अखबार में पढ़ रहा है, रोज पढ़ रहा है, आधा घंटा रोज दे रहा है, डिजिटल में 13 मिनट रोज दे रहा है। जबकि अगर आप कंपेयर करें दूसरे न्यूज ऐप से, दूसरे अखबारों से, उन सब की न्यूज ऐप की संख्या कम हुई है। उनका जो मान लीजिए सब्सक्राइबर बेस था वो काफी कम हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ा और वहां पे मेंटेन कर रहा है।
ओके, तो सर ये जो 1,70,00,000 आपके सब्सक्राइबर है, ये पैसे भी देते हैं क्या? देखिए, अभी तो नहीं देते हैं, अभी समय देते हैं, और मेरा मानना है समय पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। और आगे चल के हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर समय के साथ साथ थोड़ा खर्चा पानी भी आना चाहिए। हाँ, खर्चा पानी ज़रूरी है सर, ब्रेक इवन आएगा नहीं तो आपकी जो एडिटोरियल टीम है जो बहुत अच्छा काम कर रही है उसको लगेगा कि रेवेन्यू भी आना चाहिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस वक्त आपने टोटल कितना पैसा उसमें लगाया है और आगे और लगाएंगे भी, आप इसको और एक्सपेंड करेंगे, वो कैपेक्स प्लान क्या है डिजिटल के लिए? देखिए क्या हो रहा है, चूंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, मैं आपको नंबर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमने उतना पैसा लगाया है जितनी उसमें जरूरत थी, और आगे भी लगाएंगे जितनी उसकी जरूरत है। क्योंकि देखिए, डिजिटल में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो टेक्नोलॉजी में होता है। कहना बहुत आसान है कि न्यूज आ गई, लेकिन आप जब डिजिटल को देखते हैं तो वो एक एक सेकंड आपको इरिटेट करता है। अगर आपने मान लीजिए मेरी ऐप डाउनलोड की, पता नहीं आप मेरी देखते नहीं देखते, मैं एनकरेज करूंगा आप देखें जरूर, तो आप अगर मेरी ऐप को देखेंगे तो आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा ऐप डाउनलोड करने में। अब ये कहना आसान है, लेकिन उसके पीछे कम से कम 100-200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाता है उस टेक्नोलॉजी के लिए। अच्छा, ये आगे क्या करेंगे नहीं पता, पिछले तो बता सकते हैं कितना पैसा लगाया है इसमें आपने अब तक? देखिए, जितना लगाना चाहिए था और जो जिससे हमारा पाठक संतुष्ट हो, पूरा लगाया है, उसमें कोई कमी नहीं है और आगे भी कमी नहीं होने देंगे। ओके गिरीश जी, एक सवाल और, चूंकि हम लोग थोड़ा डीप बात कर रहे हैं इस पे, डिजिटल मीडिया जो है उस पे बहुत ज़्यादा अब विजुअल्स और वीडियोस पे भी फोकस होने लगा है, ऑडियो वीडियो हो रहा है, तो एक तरीके से कॉस्ट हैवी बनता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। तो वो क्या ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल फिर एक टीवी चैनल टाइप का ही बन जाए, कि हालांकि उसको प्लेटफॉर्म देखने का अलग होगा कि आप यूट्यूब पे जाके देखिए किसी और पे, लेकिन वो चलता बिल्कुल टीवी जैसा हो जाएगा, ऐसा? आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। देखिए, हमारा फोकस ये है कि डिजिटल पे आज की तारीख में हम लगभग 600 वीडियो रोज के डालते हैं। हमारा जो जी हमारे जो 3,500 जर्नलिस्ट पूरे देश में हैं, वो हमको डिजिटल फीड भेजते हैं, अपने वीडियो भेजते हैं। कोई भी घटना हो, बाड़मेर में हो, जयपुर में हो, अलवर में हो, राजकोट में हो, भोपाल में हो, तुरंत आती है हमारे पास। उस घटना का हम वीडियो भी लगाते हैं, खबर भी लगाते हैं। तो आपने जो बोला कि अब हो सकता है मेरे पाठक को जो डिजिटल पे मेरा अखबार पढ़ रहा है, उसको किसी न्यूज चैनल या टीवी चैनल पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने मेरे खबर भी पढ़ ली, उसने वीडियो भी देख लिया, एनालिसिस भी समझ लिया। अब क्या है कि वो टीवी पे जाके टाइम खराब करे। तो सर बहुत कॉस्ट हैवी नहीं हो जाएगा वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से? ये हम लोग व्यापारी लोग हैं और बहुत सिंपल है, कॉस्ट वहीं लगाएंगे जहां हमको लगेगा रिटर्न आ रहा है, और पाठक भी वही समय लगाएगा जहां उसको लगा कि संपूर्ण पैकेज मिल रहा है। अच्छा, अब चूंकि आपने कहा है कि फिर कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जब उस संसार में आप प्रवेश करते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे, उस गेटवे पे, तो भारत में ही कितने यूट्यूब चैनल और कितने न्यूज़ के वीडियोस चल रहे होंगे, शायद गिनना बड़ा मुश्किल हो सकता है, कि सरकार से पूछना पड़ेगी कितने चल रहे हैं। तो उसमें फिर कैसे ढूंढे आदमी, ये कैसे आपने मान लिया सब्सक्राइब भी कर लिया, नोटिफिकेशन का बेल भी क्लिक कर लिया, तो एक एक आदमी 300-300 करके बैठा हुआ और दिन में 50 नोटिफिकेशन आते हैं, तो वो कैसे हाईलाइट होगा कि मुझे दैनिक भास्कर वाला ये वीडियो देखना है? वो अलग से यूएसपी कैसे क्रिएट होगी उस बड़े समंदर के अंदर? देखिए, मैंने जो अपनी लिमिटेड नॉलेज में समझा आज तक, वो ये कि अखबार का धंधा जो है वो क्रेडिबिलिटी। आपको क्लटर में कुछ नहीं करना है, आपको कोई मार्केटिंग नहीं करनी। अगर आपकी विश्वसनीयता है तो पाठक जो है आपको अपने आप अखबार उठाएगा, अपने आप आपका डिजिटल देखेगा। जैसे आपने बताया यूट्यूब पे 3,300 वीडियो सब्सक्राइबर जो भी दुनिया भर के चैनल है, उसमें क्रेडिबिलिटी कहाँ है? कौन चैनल ये बोल सकता है, ये बात कर सकता है, ये आपको भरोसा दिला सकता है कि हाँ, यहाँ आप अगर आइए तो 100% क्रेडिबिलिटी है? आई थिंक वो काम भास्कर ने करके दिखाया है और उसका बहुत हमें गर्व है। तो यही क्रेडिबिलिटी है जो हमारे पाठक को हमारे साथ जोड़ रही है। लॉयल्टी, बिल्कुल लॉयल्टी और ब्रांड इक्विटी के साथ जोड़ना असली चैलेंज होगा डिजिटल मीडिया के लिए, ऐसा गिरीश जी भी मानते हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। आगे हम लोग फिर अगले क्वार्टर में बताएं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मुझे थोड़ा अगर नंबर्स भी बताएं आप, थोड़ा अंदाज़ा लगे ना कि कितना पैसा लग रहा है इसमें, थोड़ा साइज़ का अंदाज़ा लगे हमें, तो उसको थोड़ा सा अगले क्वार्टर में बताइएगा, थोड़ा सा प्रयास करूंगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो गिरीश अग्रवाल जी हमें डिजिटल के बारे में बताया, प्रिंट के बारे में बताया, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की क्या हालत चल रही है, और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं कि ये फेस्टिवल सीज़न
एडवर्टाइजर्स या कंपनीज कह रही हैं कि बहुत शानदार जाने वाला और एक्सटेंडेड दिवाली मनाई जाएगी इस बार, तो इस तरीके की ग्रोथ और डिमांड कंजम्पशन की आने वाली है। डीबी कॉर्प इस समय 86 रुपये में ट्रेड कर रहा है। और एक खबर भी उन्होंने बताई कि न्यूज़ प्रिंट पे जो ड्यूटी लगती है शायद गवर्नमेंट उसको हटाने पे विचार कर रही है, तो न्यूज़ प्रिंट की कीमतें थोड़ी और कम होंगी तो इनको और फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे मैं छोटा सा ब्रेक लूँगा और सुमित जी तैयार हो रहे हैं बिल्कुल माइक वाइक लगा करके, छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, तैयार हो गए। क्या है आज का मामला? अरे वो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब लास्ट तक कल जो गेम हो रहा था उसमें एक खिलाड़ी लीड कर रहा था, दो खिलाड़ी पीछे थे। एक खिलाड़ी ने सेल कॉल दी हुई थी श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे, जो नहीं चल रही थी बहुत दिन से, इतनी नहीं चल रही थी, मतलब उनका कन्विक्शन हाई था। वो कॉल उन्होंने होल्ड कर ली और नंबर आ गए खराब, श्रीराम ट्रांसपोर्ट बूतरा टूट गया, वो रिटर्न बढ़ गया और वो अपने बाकी खिलाड़ियों के बराबर आ गए। एक ही कॉल का बेदाम ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट 6% नीचे कन्विक्शन। तो ऐसे ही फेरबदल मिनट के अंदर हुआ है दो अर्निंग्स के बीच में। अब देखते हैं वो अर्निंग्स के बाद या ये फेरबदल के बाद कैसे कौन खेल जीतता है, कौन कौन सी कॉल्स हैं, इन सब पे हम नजर डालेंगे। छोटे से ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1 पर।